वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अमित वर्मा। पिछले वीडियो में हमने क्लास 11th सीजी बोर्ड का इंट्रोडक्शन किया था और इंट्रोडक्शन में हमने बेसिक अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, शब्दावली पढ़ी थी, जिसमें कि कैपिटल क्या होता है, परचेज क्या होता है, सेल क्या होता है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डेटर, क्रेडिटर्स और एसेट्स, ये सारी चीज़ों को हमने पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम 4 चीज़ों को देखेंगे। 4 चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके अकाउंट्स में बहुत काम आते हैं। पहला होगा हम एसेट्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि एसेट्स क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, और दूसरा हम पढ़ेंगे लायबिलिटीज क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद हम इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे। अगर ये 4 चीज़ों के बारे में अगर आपकी पकड़ अच्छी है, आप पहचान पाते हैं कि वो एसेट है कि लायबिलिटी है कि इनकम है कि एक्सपेंडिचर, तो आपको अकाउंट सही बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर थोड़ा सा भी अगर आपको लैग कर रहे हो इसमें, तो आपको अकाउंट्स में दिक्कत जाने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका अगर बेस स्ट्रांग होगा तो आपके आने वाले जितने भी चैप्टर हैं वो बहुत अच्छे से आप बना लोगे। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एसेट से कि एसेट क्या होता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं एसेट के बारे में। तो एकदम डिटेल से हम इसको समझेंगे, और जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मैं कहूँगा कि आप बेटा कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, मेरे साथ साथ जो भी आप मैं लिखा रहा हूँ उसको लिखिए। और अगर कोई बाहर हैं जिनके पास कॉपी पेन अवेलेबल नहीं है तो वो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब देखिए एसेट क्या होता है। तो एसेट किसको बोलते हैं? तो एसेट वो सारी चीज़ों को बोलते हैं जो हमारे बिजनेस को रन करने में, स्मूथली रन करने में हेल्प करता है। वो सारी की सारी चीज़ें एसेट कहलाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर मेरा एक फैशन जोन करके एक मेरी कपड़े की दुकान है, तो वहां पर मैं फर्नीचर का कुछ ऐसा टेबल बनवाया हूँगा जहां पर मैं कपड़े दिखाता हूँगा कस्टमर को, तो वो मेरे लिए क्या है? एसेट है। वहां पर मैं इंटीरियर लगाया हूँगा, पेपर लगाया हूँगा, फॉल सीलिंग लगवाया हूँगा, एसी लगवाया हूँगा, वहाँ अपने मनोरंजन के लिए टीवी लगाया हूँगा, वहाँ पर मेरे पास कैलकुलेटर होगा जो कि अमाउंट कैलकुलेट करूँगा। तो वो सभी सारी चीज़ें क्या है? वो मेरे लिए एसेट है। जो स्टॉक है, स्टॉक मतलब कि जो बहुत सारे कपड़े मेरे पास रखाए होंगे जिसको मैं बेचने के लिए रखा हूँ, वो सभी की सभी सारी चीज़ें क्या है? एसेट है। ठीक, तो एसेट को डिटेल में समझते हैं। एसेट का मतलब जो हमारे बिजनेस को स्मूथली रन करने में हेल्प करता है, वो सभी की सभी सारी चीजें एसेट कहलाती है। और हर प्रोफेशन, हर बिजनेस के लिए अलग अलग उसका एसेट होता है। अब बात करूं, जैसे कि मेरा प्रोफेशन है टीचिंग का, अगर मेरे लिए मैं बात करूं मेरे लिए एसेट क्या है, तो मेरे लिए ये पेन मेरे लिए एसेट है, और ये व्हाइट बोर्ड मेरे लिए एसेट है। यहाँ पर जितने भी चेयर लगे हुए हैं जहाँ पर स्टूडेंट बैठते हैं, पोडियम जहाँ पर मैं खड़े होता हूँ, यहाँ पर एसी लगा है, फैन लगा है, ट्यूबलाइट लगे हुए हैं, तो ये सारे के सारे चीजें क्या है? मेरे लिए एसेट है, क्योंकि मेरे प्रोफेशन को रन करने में हेल्प कर रहा है। ठीक, तो ये है हमारा डेफिनेशन कि इसको एसेट बोला जाता है। अब एसेट 2 टाइप का होता है। एक होता है फिक्स्ड एसेट और दूसरा होता है करेंट एसेट। करेंट एसेट ऐसे एसेट जो हमारे बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए 12 महीने से ज्यादा समय तक के ये हमारे साथ रहते हैं, वो सारे के सारे फिक्स्ड एसेट कहलाते हैं। और जो 12 महीने से कम अवधि, कम टाइम के लिए हमारे पास जो एसेट रहते हैं वो कहलाते हैं करेंट एसेट। तो फिक्स्ड एसेट मोर देन 12 मंथ, मोर देन 12 मंथ मतलब कि 12 महीने से ज्यादा ही रहेगा ये हमारे पास, ऐसे एसेट फिक्स्ड एसेट कहलाते हैं। बात करें करेंट एसेट की तो लेस देन 12 मंथ, 12 महीने से कम अवधि के लिए ये एसेट्स हमारे पास रहेगा, वो सारे के सारे करेंट एसेट कहलाएंगे। अब फिक्स्ड एसेट भी फर्दर 2 पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट, और दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट का मतलब यह होता है कि ऐसे एसेट जिनको आप छू सकते हो, और इनटेंजिबल एसेट का मतलब ऐसे एसेट जिनको आप छू नहीं सकते, फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। अब बात करूं मैं टेंजिबल एसेट की, तो जैसे बिल्डिंग को आप देख सकते हो, छू सकते हो, है कि नहीं। बात करें मशीन को आप देख सकते हो, छू सकते हो, और
इंटेंजिबल एसेट की बात करें तो इंटेंजिबल एसेट ऐसे एसेट्स को बोला जाता है जिनको आप छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल प्यार, इश्क, मोहब्बत, ठीक है, वो क्या है, इंटेंजिबल है, आप उसको छू नहीं सकते। अगर किसी से आपको प्यार होता है ना मेरे भाइयों, ये मेरे भाइयों के लिए है, अगर आपको किसी से प्यार होता है तो वो अंदर ही अंदर फीलिंग रहती है कि नहीं। लड़कियों के लिए भी साथ साथ में, अगर किसी लड़के को वो प्यार करते हैं तो अंदर ही अंदर वो फीलिंग रहता है, ठीक है, आप उसको छू नहीं सकते, सिर्फ आप उस प्यार की फीलिंग को महसूस कर सकते हो। और आपका जो उम्र है जो 11th का, उसमें बहुत तेजी से प्यार होता है और बहुत तेजी से प्यार भी चकनाचूर हो जाता है, टूट भी जाता है। तो इंटेंजिबल एसेट ऐसे एसेट्स को बोला जाता है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंटेंजिबल एसेट होते हैं। बात करें टेंजिबल एसेट की, तो टेंजिबल एसेट जिनको हम छू सकते हैं, तो यहां पर पहला आएगा लैंड, जमीन, लैंड हो गया। उसके बाद आ गया बिल्डिंग। लैंड मतलब कि जमीन का टुकड़ा, अगर जमीन का टुकड़ा जो है वो हमारे बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है, यूज हो रहा है। मान के चलो मेरे पास एक रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट के पास में बाजू से एक खाली प्लॉट है जो कि वो मेरा ही है, और वो खाली प्लॉट में मैं पार्किंग के लिए इस्तेमाल करता हूं उसको, तो वो क्या है, वो लैंड मेरे लिए एसेट है। क्यों? क्योंकि मेरे जो रेस्टोरेंट का बिजनेस है उसको स्मूथली रन करने के लिए क्या कर रहा है, वो लैंड हेल्प कर रहा है, इसलिए लैंड होगा हमारा एसेट। बात करें बिल्डिंग की, तो जिस बिल्डिंग में मेरा रेस्टोरेंट है तो वो मेरे बिजनेस को रन करने में हेल्प कर रहा है, इसलिए बिल्डिंग भी एसेट होता है। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी मतलब अब जैसे मेरे चिप्स बनाने का फैक्ट्री है, तो चिप्स बनाने का फैक्ट्री है तो यार मेरे बिजनेस को चिप्स कौन बना के देगा, मशीन बना के देगा, तो मशीन मेरे लिए क्या है, एसेट है, क्योंकि वो मेरे बिजनेस को रन करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, तो मशीनरी। उसके बाद आता है फर्नीचर। अकाउंटिंग में आप फर्नीचर वर्ड बहुत सुनेंगे, और फर्नीचर जैसे ही आप सुनते होंगे तो आपके दिमाग में एक इमेज बनता होगा सोफे का। तो यहां पर फर्नीचर का मतलब अकाउंटिंग भाषा में यह होता है जितनी भी साज सजावट की चीज होती है उन सारी चीजों को हम यहां पर फर्नीचर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यार अगर अगर कोचिंग की बात करें, हम यहां पर ट्यूबलाइट लगा हुआ है, एसी लगा है, फैन लगा है, बोर्ड लगा है, पोडियम है, चेयर है, तो ये सब किस में आएगा, फर्नीचर में आएगा। हम अकाउंटिंग में एक एक चीज को नहीं लिखेंगे कि 10 ठोक ट्यूबलाइट लगा है, 4 ठोक फैन लगा है, 2 ठोक एसी लगा है, तो वो सारी चीजों को हम मिलाकर, जैसे कर्टन हो गया, पर्दा, वो सारी चीजों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, फर्नीचर बोलते हैं। तो फर्नीचर भी क्या होता है, एसेट होता है। उसके बाद फिक्सचर। देखिए फर्नीचर ऐसा है कि ऐसा फर्नीचर जो कि हम खसका सकते हैं, जैसे चेयर जो होता है उसको हम खसका सकते हैं। फिक्सचर उसको बोलते हैं, आप लोग मॉल में जाते होंगे पिक्चर देखने के लिए, तो मॉल के जो चेयर्स होते हैं वो पूरे के पूरे फिक्स्ड होते हैं, उसको आप खसका नहीं सकते, वो अपनी जगह में फिक्स्ड होते हैं। तो ऐसे फर्नीचर जो कि नट बोल्ट से कसा के एकदम फिक्स्ड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्सचर बोलते हैं, ठीक है, वो भी हमारा एसेट होता है। उसके बाद जैसे टाइपराइटर, हम अपने ऑफिस में एक टाइपराइटर खरीद के रखे हैं, कुछ भी हम उसमें टाइप करते हैं तो हमारे बिजनेस को हेल्प करता है ये रन करने में, इस वजह से टाइपराइटर भी एसेट है। उसके बाद लीज होल्ड प्रॉपर्टी। ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है ऐसा प्रॉपर्टी जो कि हम रेंट पे लिए हैं। देखिए रेंट पे 2 तरीके का होता है, एक तो एक रेंट पे लिया जाता है और एक लीज में लिया जाता है। रेंट में 11 महीने का एग्रीमेंट होता है और लीज में 10 साल 15 साल के लिए लिया जाता है। जैसे बड़े बड़े बैंक वाले क्या करते हैं, उनका खुद का थोड़ी जमीन रहता है। जैसे SBI हो गया, आप देखोगे छत्तीसगढ़ में कितने ब्रांचेस हैं SBI के, या पंजाब नेशनल बैंक हो गया, तो ये क्या करते हैं, ये किसी बिल्डिंग को लीज में लेते हैं। वो लीज में इसलिए लेते हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा खर्चा करते हैं फर्नीचर पे, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कि 11 महीने बाद अगर उसको हटा दिए तो पूरा का पूरा नुकसान हो जाएगा SBI का, तो वो लीज में लेता है SBI वाला, 15 साल 20 साल के लिए लीज में लेता है। तो ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी को भी हम क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं, क्योंकि वहीं से इसका बिजनेस रन होता है, ठीक है। लीज में मतलब 10-15 साल, और रेंट की बात करें तो वो 11 महीने का एग्रीमेंट होता है। और जैसे कि और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि KFC हो गया, KFC रायपुर में KFC खुला है, मैकडी खुला है, तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाने में ही लाखों रुपए खर्चा होता है, और जो ओनर होता है उस बिल्डिंग का, उससे ये लीज पर लेते हैं।
इसलिए लीज पर लेते हैं क्योंकि अगर वो पूरा खर्चा कर दिया और उसको 2 साल बाद अगर हटाने बोल दिया गया तो वो जो फ्रेंचाइजी लिया है उसका तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो खर्चा ही ज़्यादा कर चुका है। इस वजह से जो बड़े बड़े मॉल होते हैं उसमें बड़ी बड़ी जो फ्रेंचाइजीज कंपनी होती हैं वो ना बिल्डिंग को या फिर वो जो भी दुकान होता है उसको लीज में लेते हैं। तो यहाँ पर लीज होल्ड प्रॉपर्टी मतलब कि रेंट पे जो लिया जाता है ये भी क्या कहलाएगा, टेंजिबल एसेट कहलाएगा। इन सारी चीज़ों को आप छू सकते हो। उसके बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होता है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब, फ्री होल्ड मतलब कि खुद का, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने खुद के घर, खुद के ही मकान में हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ठीक। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारा टेंजिबल एसेट है, इनको हम छू सकते हैं। बात करें इनटेंजिबल एसेट की, तो इनटेंजिबल एसेट में आता है सबसे पहले गुडविल। तो ये मान, प्रतिष्ठा, गुडविल आप समझते होंगे, एक आदमी की इज्जत होगी। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, यार मार्केट में मेरी बहुत इज्जत है, कोई भी मेरे को पैसा दे देगा, वही क्या है, उसकी गुडविल है। ये गुडविल को एक उदाहरण से आपको मैं समझाता हूं। ये मैं हूं मिस्टर ए, है ना, मिस्टर ए मतलब मिस्टर अमित सर। अब देखो यहां पर ये मैं हूं और यहां पर मेरे दो दोस्त हैं, ये ए है और ये बी है। अब ये जो ए है और बी है, ये दोनों मेरे पास आए और दोनों 1000 रुपये मेरे से उधारी मांग रहे हैं। 1000 रुपये मेरे से उधारी मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि इमरजेंसी है, हम 1 हफ्ते बाद दे देंगे। अलग अलग आए, एक साथ नहीं आए, अलग अलग आए। पहले ए आया फिर बी आया। अब मैं क्या किया, दोनों को मैं दे दिया, ए को भी 1000 रुपये दे दिया और बी को भी 1000 रुपये दे दिया। अब हो क्या रहा है, एक हफ्ते बाद ना ए बिना बोले मेरे को 1000 रुपये वापस लौटा दिया। 1 हफ्ते बाद, वो बोला था ए कि मैं 1 हफ्ते बाद लौटा दूंगा और बिना बोले मेरे को 1000 रुपये लौटा दिया। और बी की बात करें तो बी से मैं 1 हफ्ते बाद तो नहीं मांगा, 2 हफ्ते बाद बोला कि यार तुमने 1 हफ्ते बाद पैसा देने का वादा किया था, तुमने अभी तक के दिया नहीं है। तो उसके बाद बोला कि कुछ दिन बाद दूंगा। 1 महीना हुआ, 1 महीने बाद मैं बोला, तो 1 महीने बाद फिर वो बोलता है कौन सा पैसा, कैसा पैसा, किसका पैसा, मतलब कि वो मुकर गया पैसा देने से, ये पैसा मेरे को नहीं दिया। तो अब मेरे को बताइए कि क्या मैं बी को दोबारा पैसा दूंगा? बी को मैं दोबारा पैसा दूंगा? तो मैं बी को दोबारा कभी पैसा नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि ये अपनी गुडविल खराब कर चुका है। गुडविल खराब कर चुका है, इसका मतलब ये है कि ये इसको एक बार दिया था, एक बार भरोसा किया था और ये खरा नहीं उतरा उसमें, इस वजह से मैं इसको पैसा नहीं दूंगा। और वही बात करें अगर ए की, अगर ए को अगर मैं पैसा दूंगा, ए अगर मेरे से पैसा मांगेगा तो क्या मैं इसको दूंगा? मैं बिल्कुल दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को ये समय पर लौटा दिया था, मतलब कि इसकी गुडविल अच्छी है। तो देखो, वैसे ही किसी आदमी की गुडविल होती है, वैसे ही बिजनेस का भी गुडविल होता है। जैसे कि आप जहां पर भी रहते होंगे आसपास एक ऐसा शॉप होगा जिसकी गुडविल अच्छी होगी। जैसे कि कहीं पर मिठाई की दुकान में कोई स्पेशल मिठाई वहां पर मिलता होगा, आप लोग वहीं से खरीदते होंगे उस मिठाई को, है ना। या फिर कुछ ऐसे समोसे की दुकान होती है जहां पर आप वहीं से ही समोसे की दुकान खरीदते हो। क्यों? क्योंकि उसका क्वालिटी अच्छा रहता है। तो उसी सभी चीज को क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। और गुडविल क्या होता है? एक इनटेंजिबल एसेट होता है, इसको छू नहीं सकते, लेकिन ये बिजनेस को रन करने में, स्मूथली रन करने में हेल्प करता है। जैसे कि एक और उदाहरण लेते हैं, हमारे आसपास की बात करें, अगर कोई पिज्जा का शॉप खुल गया, ऐसे ही कोई भी XYZ पिज्जा कॉर्नर, क्या आप जाओगे? बिल्कुल नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि आपको नाम पहली बार सुन रहे हो, आपको मालूम ही नहीं कैसा बनाता है, क्या करता है, ठीक है। लेकिन वही उसी की जगह अगर डोमिनोज पिज्जा खुल गया, डोमिनोज जो कि ऐड आता है ना, जोमेटो में ऐड आता है, टीवी में ऐड आता है, जगह जगह आप देखते होंगे डोमिनोज। तो डोमिनोज अगर खुल गया तो आप भागे भागे जाओगे, है ना, कोई बोलेगा नहीं, फिर भी आप जाओगे। क्यों जाओगे? क्योंकि आप उसका ब्रांड वैल्यू जानते हो और उसका टेस्ट जानते हो कि वो कैसा है और अच्छा बनाता है, ये आपको पता है। तो उसकी गुडविल ज़्यादा है, और गुडविल किसी भी बिजनेस का ज़्यादा होने से वो ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करता है। क्यों? क्योंकि वो एक ब्रांड वैल्यू बना लेता है, ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर लेता है। और डोमिनोज को आप देखे होंगे, डोमिनोज को बुलाने की जरूरत नहीं होती, वहाँ पर लोग खड़े नहीं रहते एम्प्लॉय की, आओ हमारे पास से पिज़्ज़ा खाओ। लोग वहाँ आते हैं और खा के जाते हैं, है ना। और आपको बता दूं, वहाँ पर सेल्फ सर्विस भी होता है।
है ना, और किसी और दूसरे रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपको वेटर लाकर आपको पिज़्ज़ा देगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको सेल्फ सर्विस है, खुद जाकर आपको पिज़्ज़ा लेकर अपने टेबल में आकर बैठना है। तो एक ब्रांड वैल्यू है। और ब्रांड वैल्यू कैसे बनती है? एक दिन से नहीं बनती, लंबे अरसे से बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्रोडक्ट, जब बेस्ट सर्विस दिया जाता है तब जाकर एक ब्रांड वैल्यू बनती है। ठीक है, तो उसी को गुडविल बोलते हैं। और गुडविल होता है इनटेंजिबल एसेट, इसको आप छू नहीं सकते, आप इसको महसूस कर सकते हो। जिस तरीके से आप प्यार को महसूस करते हो उसी तरीके से गुडविल को भी आप महसूस कर सकते हो। जैसे कि अमृतुल्य चाय का अभी नया शॉप खुला है, अमृतुल्य का टेस्ट ही अलग है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो वहाँ चाय पीने के लिए जाते हैं और काफ़ी टेस्टी है बोलते हैं। मैं भी एक बार पिया था, अच्छा है उसका चाय। तो लोग वहाँ पर क्यों जाते हैं? उसका टेस्ट अच्छा है, और टेस्ट अच्छा होने की वजह से क्या है, उसकी ना ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है, और ब्रांड वैल्यू बढ़ने की वजह से गुडविल इंक्रीज हो गई, और गुडविल इंक्रीज हो गया तो वो उसके हेल्प से वो ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गुडविल। उसके बाद आगे पेटेंट। पेटेंट मतलब कि किसी चीज को अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा लेना, इसी को बोलते हैं पेटेंट। आप देखे होंगे कि कार कंपनियां जितनी भी हैं, जैसे कि होंडा है, होंडई है, मारुति है, टाटा है, ये जो कार बनाते हैं जो एक सेगमेंट के, जैसे सीडान बना रहे हैं, तो उनका शेप, साइज, डिज़ाइन सब अलग अलग रहता है। अब अलग अलग क्यों रहता है, उसका कारण क्या है? जैसे कि मारुति एक डिज़ाइन बना रहा है ना, तो उसका वो पेटेंट करा लेता है। पेटेंट करा लिया मतलब कि अब उसको कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। सेम अगर वैसी डिज़ाइन बनाया ना तो वो मारुति वाला केस कर देगा, तो उस डिज़ाइन को सिर्फ और सिर्फ मारुति ही बना सकता है। तो क्या करते हैं, इसको पेटेंट करा लिया जाता है। और एग्जाम्पल, जैसे कि मान के चलो मैं एक फार्मूला बनाया, और मैं ऐसा एक फार्मूला बनाया और दवाई एक बनाया जिसको खाने से जीवन भर कभी भी लाइफ टाइम कोरोना नहीं आएगा, शरीर में कभी भी कोविड नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा, गवर्नमेंट के पास जाके इस फार्मूले को रजिस्टर्ड करवा लूंगा, और रजिस्टर्ड करवाने के बाद मेरे को सरकार ये अनुमति दे देगी कि इस दवाई को सिर्फ और सिर्फ मैं ही बेचूंगा और कोई दूसरा नहीं बेच सकता। तो इसी को क्या बोलते हैं, पेटेंट बोलते हैं। तो वो राइट्स मेरे पास आ जाएगा, तो मेरे लिए ये क्या कहलाया, एसेट कहलाया, क्योंकि ये मेरे को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करेगा। मैं ही सिर्फ दवाई बेचूंगा और कोई बेच ही नहीं सकता, और लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा, मैं, क्योंकि मैं ही बनाकर बेच रहा हूं और कोई तो बेच नहीं रहा है, किसी के पास राइट्स नहीं है, तो मैं ही बनाकर बेचूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब दवाई वाई रहता है तो जनहित में उसको कुछ साल तक के लिए उसी को बनाने देते हैं, उसी कंपनी को, फिर बाद में पब्लिकली कर दिया जाता है, क्योंकि ये जान का सवाल होता है। ठीक, अब जैसे कि मान के चलो टार्जन पिक्चर आप देखे होंगे। टार्जन पिक्चर में अजय देवगन एक कार बनाया रहता है, और वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाले को ये दिखाता है कि देखो ये इस तरीके से मैं डिज़ाइन बनाया हूँ, और वो कार मैन्युफैक्चरिंग के मालिक जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि वो पेटेंट हमको बेच दे। लेकिन अजय देवगन बोलता है कि मैं वो पेटेंट नहीं बेचूंगा, आपको मैं ये डिज़ाइन आप रखो और मेरा कार में वो नाम को मेरे दिखाना। लेकिन वो मालिक लोग ये नहीं चाहते, और मालिक लोग क्या करते हैं, उसको मरवा देते हैं, है ना। तो वहां पर भी पेटेंट के बारे में बताया गया है। तो अगर कभी फ्री में आपको टाइम फ्री मिले तो बिल्कुल आप उस मूवी को देखिएगा, टार्जन को। तो यहाँ पर पेटेंट का मतलब आप समझ गए होंगे। उसके बाद आता है ट्रेडमार्क। ये ट्रेडमार्क क्या होता है, किसी भी कंपनी का, किसी भी प्रोडक्ट का एक अपना एक अलग सा लोगो होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर ट्रेडमार्क बोलते हैं। उसी लोगो से हम उस कंपनी को पहचानते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि एप्पल का जो लोगो है वो आधा कटा हुआ सेब है, ठीक है। तो वो पीछे में मोबाइल के हम देखते हैं आधा कटा हुआ सेब, तो वो क्या है, एक ट्रेडमार्क है। कोई और दूसरी कंपनी उस ट्रेडमार्क या उस लोगो को नहीं लगा सकती। तो अलग अलग कंपनी होते हैं जिनका अलग अलग लोगो होता है, तो लोगो के ही नाम से, लोगो को ही देखकर लोग उस कंपनी का अनुमान लगा लेते हैं कि वो कंपनी ये है, तो वही कहलाता है ट्रेडमार्क। तो ये भी क्या है, इंटेंजिबल एसेट है। क्यों इंटेंजिबल एसेट है मेरे भाई, उसको आप फील कर सकते हो, है ना। यार आईफोन है, आईफोन, इसलिए तो उसकी रेट इतनी ज्यादा है। हालांकि ट्रेडमार्क को देख सकते हो भाई, लेकिन इसकी वजह से ही क्या होता है, ये एक एसेट है, और इसकी वजह से ही बिजनेस क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। अब उसके बाद कॉपीराइट। अब ये कॉपीराइट, मान के चलो मैं एक बुक लिखा
और बुक को मैं एक पब्लिशर को दे दिया और मैं बोला कि तुम इस बुक को प्रिंट करो और बेचो, तो कॉपीराइट किसके पास है? मेरे पास है। और उस बुक में जो लिखा हुआ है, उस बुक को, जो बुक लिखा हुआ हूँ मैं, लिखा हुआ हूँ, उसको और कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता, कॉपी करके सेम एज इट इज नहीं छाप सकता। ठीक है, तो वो अधिकार मेरे पास है और मैं लंबे अरसे तक के उस बुक को बेचते रहूंगा और जितना भी रेवेन्यू है मैं अर्न करूंगा, तो वो भी मेरे लिए एसेट है। ठीक है, और वो इनटेंजिबल एसेट है। तो ये हुआ हमारा फिक्स्ड एसेट के बारे में, जिसमें दो आता है, एक टेंजिबल आता है और एक इनटेंजिबल एसेट आता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे करंट एसेट। तो ऐसे एसेट जो कि, ऐसे एसेट को करंट एसेट बोला जाता है जो विद इन अ 12 मंथ वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है। वो सारे चीजों को हम क्या बोलेंगे? करंट एसेट बोलेंगे। जैसे कि पहला, और ये चेंज होता रहता है, तो कैश, पहला आएगा कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। देखिए जो हमारे पास कैश है ये चेंज होता रहता है। हमारे बिजनेस में कभी कम पैसा रहेगा, कभी ज़्यादा पैसा रहेगा, कभी बहुत ज़्यादा पैसा रहेगा। तो ये पैसे क्या होते हैं, बिजनेस में आना जाना लगा रहता है, ट्रांजैक्शन तो बना ही रहता है। तो यही जो कैश है वो करंट एसेट कहलाएगा। और ये कैश इन हैंड, मतलब जो कैश इन हैंड का मतलब कि जो हाथ में कैश है। बात करें बैंक की, तो बैंक लिखा रहता है, इसको हम बोलते हैं कैश एट बैंक। तो हमारे जो बैंक में पैसा है, जो हम बैंक में पैसा जमा करके रखे हैं कैश के रूप में, वो कहलाता है बैंक। इसका भी, ये भी क्या होता है, करंट एसेट। ये भी बढ़ता रहता है, कम होता रहता है। ठीक, अब इसके बाद आता है डेटर। डेटर हम किसको बोलते हैं? ऐसे व्यक्ति को जिससे हमको पैसा लेना है, हम जिसको उधारी में सामान दिए होंगे, वो हमारे लिए डेटर कहलाएगा। हम उससे पैसा लेंगे, वो कहलाएगा डेटर। और डेटर क्यों कहलाता है मेरे भाई? इससे हमको पैसा लेना है और इससे हमको पैसा लेना है, तो जितने भी जो डेटर होंगे वो हमारे लिए क्या रहेंगे? एसेट कहलाएंगे। और वो करंट एसेट कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि 12 महीने के अंदर ही हम उससे कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब वो डेटर जो है वो हमको पैसा दे देगा और वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद बात करें बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल, अब देखिए बिल्स रिसीवेबल क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर ना ए है, दो आदमी हैं, ए है और ये बी है। एकदम ध्यान से समझना, क्योंकि आपके 11th में एक पूरा का पूरा चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके, इसी में ही ये हम पढ़ते हैं बिल्स रिसीवेबल और पेबल। तो ए सेलर है, यहाँ पर बी को कुछ सामान बेचा, यहाँ पर कुछ सामान सेल किया 10,000 रुपए का। ए सेलर है और ये बायर है बी। अब बी खरीद लिया, अब बी बोल रहा है कि मैं बाद में पैसा दूंगा, है ना? बी बोल रहा है कि मैं बाद में पैसा दूंगा। इसका मतलब ये है कि ए जो है, ए क्या कहलाएगा? ए जो है, अगर बात करें ए को पैसा लेना है, ए को पैसा लेना है किससे? बी से। और बी क्या कहलाएगा? बी कहलाएगा डेटर कहलाएगा, बी डेटर कहलाएगा। लेकिन बी भरोसा नहीं कर रहा है कि ए पैसा देगा कि नहीं देगा। बी बोल रहा है कि नहीं यार तुम मेरे को पैसा दो, क्योंकि मैं और 2-3 पे ऊपर भरोसा किया था, लेकिन वो मेरे भरोसे पे खरा नहीं उतरे और मेरा पैसा डुबा दिए, वो पैसा दिए ही नहीं। लेकिन बी बोल रहा है कि नहीं मैं दे दूंगा, आप मेरा यकीन करो। तो ए बोला कि ठीक है तुम उसको लिख कर दे दो। तो वो क्या किया, बी, ये जो बी है, बी एक कागज निकालेगा और इसमें लिख देगा प्रॉमिस टू पे 10,000 और अपना साइन मार देगा और डेट लिख देगा कि फलाना डेट के दिन मैं आपको पैसा दे दूंगा करके एक कागज में लिख देगा। और किसको दे देगा? ए को दे देगा। अब ए इस कागज को रख लेगा और ये क्या कहलाता है? बिल कहलाता है। और ए इस कागज को रख लेगा सबूत के तौर पे और ये बी, ए के लिए ये बिल्स रिसीवेबल होगा। बात को समझना, अगर ए उधारी में दे देता और यहाँ पर लिखा पढ़ी कुछ नहीं होता, है ना, बिल नहीं लेता, तो ए के लिए बी जो है वो डेटर कहलाता और बी के लिए ए जो है वो क्रेडिटर कहलाता। लेकिन यहाँ पर ए बोल रहा है कि मुझे सबूत दो कि तुम पैसा मेरे को दे दोगे 2-3 महीने बाद, जो भी टाइम है। तो यहाँ पर क्या किया, बी ना एक बिल बनाया और बिल बना के किसको दे दिया? ए को दे दिया। और ए के लिए जो बिल है वो क्या कहलाता है? बिल को वो रिसीव करता है, इसलिए वो बिल रिसीवेबल कहलाता है। तो बिल्स रिसीवेबल ए के लिए इसको ये कागज को, टुकड़े को, ये जो बिल है उसको रख लेगा और रख लेता है, इसलिए बिल रिसीवेबल कहलाता है और ये कहलाता है एसेट।
ठीक है। और बात करें बी बिल बनाया है, इसलिए बी के लिए बिल्स पेबल कहलाता है। और बिल्स पेबल क्या होता है, तो ये होता है लाइबिलिटी होता है, क्योंकि आप किसी को बिल पे करोगे, इसका मतलब यार उसको एक कागज दिए हो, उसमें लिखे हो कि आप इतने दिन बाद उसको पैसा दोगे, तो आपके लिए लाइबिलिटी है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं बिल्स रिसीवेबल की। तो बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, ये होता है करेंट एसेट। क्यों? क्योंकि विद इन अ 12 मंथ ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डेटर में ऐसा होता है कि कोई पक्का नहीं होता कि वो पैसा देगा कि नहीं देगा, लेकिन बिल्स रिसीवेबल में क्या होता है, एक बिल बनता है, कागज का टुकड़ा जिसमें कि वो साइन किया रहता है, सबूत रहता है वो। ठीक है, तो ये हुआ बिल्स रिसीवेबल जो कि होता है करेंट एसेट। अब बात करें प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब कि पहले से एक्सपेंस का खर्च कर देना, मतलब कि पहले से पैसा दे देना। अब प्रीपेड किसको बोलते हैं? अब प्रीपेड समझना यार, यहां पर मैं हूं मिस्टर अमित। अब मैं क्या किया, यहां पर जो रिलायंस जियो का मैं रिचार्ज कराया, कितने वाला, 799 का, रुपीज 799 का रिचार्ज कराया, और ये किसके पास चले गया, अंबानी जी के पास ये पैसा चले गया। और मैं कब करवाया, 1 जनवरी को करवाया। और अगर आपको पता होगा 799 में 3 महीना मिलता है, मतलब कि जनवरी फरवरी मार्च, तो जनवरी फरवरी मार्च है ना, मार्च पूरा का पूरा मार्च, 31 मार्च, मतलब 3 महीना मेरे को सर्विस मिलेगा। लेकिन मैं इसका पेमेंट कब कर दिया, 1 तारीख को ही कर दिया, इसलिए क्या कहलाएगा, प्रीपेड कहलाएगा। और प्रीपेड एक्सपेंस मतलब पहले से मैं अपने खर्चे का पहले से पैसा दे दिया 799 का, उसके बाद क्या करूंगा, मैं उस सर्विस को इस्तेमाल करूंगा, तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, ये मेरे लिए एसेट कहलाएगा। क्यों एसेट कहलाएगा? क्योंकि मैंने पहले से पे कर दिया है 3 महीने का एडवांस में, और 3 महीने तक के मैं वो एयरटेल जो आपका जियो का जो सर्विस होगा 3 महीने का कॉलिंग का, उसको मैं इस्तेमाल करूंगा। और ये कब तक के एसेट कहलाएगा, जब तक कि वो खत्म नहीं हो जाता। और बात करें रिलायंस वाले के लिए क्या कहलाएगा, तो रिलायंस वाले के लिए ये लाइबिलिटी कहलाएगा। और लाइबिलिटी इसलिए कहलाएगा क्योंकि ये रिलायंस जियो जो अंबानी है उसके लिए अनअर्न्ड इनकम होगा। अनअर्न्ड का मतलब ऐसा इनकम जो कमाया नहीं गया है, तो वो लाइबिलिटीज कहलाता है। और ये कब कमाएगा रिलायंस वाला, जब पूरा मार्च कंप्लीट हो जाएगा तब ये इस पैसे को कमाएगा। तो आप सीधा सीधा मोटा मोटी ये मानो कि प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, तो ये करेंट एसेट होता है। ठीक है, आपको मैं बता दूं रिलायंस का नेटवर्क मेरे ख्याल से एक दिन ना पूरा का पूरा डाउन था, उसके बाद अगले दिन पेपर में आया कि जितने भी रिलायंस जितने भी जियो के यूज़र हैं, है ना, जियो का एक दिन तक के नेटवर्क पूरा व्यस्त था, तो अगले दिन पेपर में आया कि जितने भी जियो के यूज़र हैं उनको 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। 2 दिन एक्स्ट्रा मतलब कि 28 दिन का होता है ना, जितने भी दिन का होता हो, जैसे कोई 72 दिन का रिचार्ज कराया है तो उसको 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर लाइबिलिटीज़ है वो। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है बिजनेसमैन के लिए, ये होता है एसेट होता है। ठीक, उसके बाद एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब ये होता है काम कर लिए हैं लेकिन पैसा नहीं मिला है, ये कहलाता है एक्रूड इनकम। तो अब हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में हम ठेका लेते हैं, है ना, किस चीज़ का ठेका लेते हैं, पेंट करवाने का। अब हम एक बड़ी सी बिल्डिंग में, है ना, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, उसमें हम ठेका लिए और पेंट कर दिए पूरा। अब पेंट का जो पूरा पैसा था वो 50 लाख रुपए लेना था, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, वो एक्रूड इनकम कहलाएगा, वो हमारे लिए एसेट है। क्यों एसेट है? क्योंकि भैया हमने काम कर चुका है लेकिन हमको पैसा नहीं मिला है, उसको हम बोलते हैं एक्रूड इनकम। ठीक, तो ये पैसा जैसे ही मिलेगा ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो मैं क्या बताया आपको कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट हो जाता है, वो सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती है, करेंट एसेट कहलाती है। और ये कैश तो कैश ही रहता है, और बैंक, कैश एट बैंक, बैंक किसको बोलेंगे, जो कि हमारा कैश जो कि बैंक में रखाया हुआ है, तो ये एक्रूड इनकम। इसके बाद आता है स्टॉक। स्टॉक तो स्टॉक मतलब कि जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं, अगर मैं कपड़ों का व्यापारी हूं, मैं कपड़े बेचता हूं, तो कपड़ा मेरे लिए स्टॉक कहलाएगा। अगर मैं मेडिकल शॉप है तो मेरे लिए जितनी भी दवाइयां हैं वो मेरे लिए स्टॉक कहलाएगी। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप का मालिक हूं तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रखे हुए हैं मेरी दुकान में वो मेरे लिए स्टॉक कहलाएगा।
तो जिन चीज़ों का हम बिजनेस करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए स्टॉक कहलाती है, और स्टॉक बढ़ता रहता है, कम होता रहता है। तो ये क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग रहता है, और ये स्टॉक जो है विद इन 12 मंथ वो कैश में कन्वर्ट होता रहता है। जैसे मैंने 1200 का कपड़ा बेचा और कैश आ गया, 1000 का टी शर्ट बेचा, कैश आ गया, ठीक है। अगर वही बात करें इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, अगर मैं एसी बेच रहा हूँ 40,000 रुपए का, तो 40,000 रुपए कैश के फॉर्म में आ गया। तो आप समझ पा रहे हैं स्टॉक कम होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, इसके बदले भी कैश आता रहेगा। तो स्टॉक इसी को बोलते हैं। तो जिसका बिजनेस करते हैं वही क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। और स्टॉक भी दो टाइप का होता है, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और दूसरा होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो इस पर चर्चा करने से पहले, स्टॉक पर चर्चा करने से पहले आपको अकाउंटिंग पीरियड बताना पड़ेगा। अकाउंटिंग पीरियड, तो इसको आप ध्यान से समझो, यहां पर मेरे ख्याल से बन जाएगा अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड मतलब कि जो अकाउंट है वो 12 महीने का बनता है, 12 महीने का, ठीक है। जो भी अकाउंटिंग हिसाब किताब जो बनाते हैं ना वो 12 महीने का बनाते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड दो टाइप का होता है। पहला होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक के, मतलब कि हिसाब किताब कब से चालू करेंगे, 1 जनवरी से, और ख़त्म कब होगा, 31 दिसंबर को होगा। और दूसरा होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के, 31 मार्च। तो जो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर में अपना अकाउंटिंग पीरियड मेंटेन करता है वो कहलाता है कैलेंडर ईयर, वो कहलाता है कैलेंडर ईयर। आप कैलेंडर देखे होंगे, हमारे वर्ष का शुरुआत कब से होता है, जनवरी से, और खत्म कब होता है, 31 दिसंबर से होता है। और वही बात करें अप्रैल से 31 मार्च, ये क्या है, तो ये फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, तो आपको बात को समझना, हमारे यहाँ जो सरकार है वो संसद में बजट पेश करती है, और बजट पेश करती है फरवरी में, और वो लागू हो जाता है अप्रैल में। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का बजट वो पेश करती है, उसी को क्या बोला जाता है, हिंदी में वित्तीय वर्ष बोला जाता है, फाइनेंशियल ईयर। मतलब कि हमारा जो भारत का सरकार है वो अपना पूरा का पूरा हिसाब किताब जो है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के वो अपना अकाउंटिंग पीरियड मानता है। इस वजह से इसी को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। क्लियर है। और मैक्सिमम लोग जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो अपना अकाउंटिंग पीरियड इसी को ही चुनते हैं। अब 1 अप्रैल से 31 मार्च मतलब कि फाइनेंशियल ईयर ही उनका अकाउंटिंग पीरियड होता है। ऐसा इस वजह से क्योंकि ये अपना अकाउंट इस साल से मेंटेन करते हैं, और सरकार को जो टैक्स पे किया जाता है, जो हम इनकम अर्न करते हैं 1 साल में 12 महीने में, उसका जो टैक्स पे किया जाता है, तो सरकार जो है ना अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की इनकम को देखती है, उसी पर ही क्या लगाती है, टैक्स लगाती है। ठीक है, तो अप्रैल से लेकर 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। अब बात करें क्वेश्चन में आप कैसे पहचानोगे कि ये कैलेंडर ईयर है कि फाइनेंशियल ईयर, तो जैसे कि अभी जो चल रहा है, अभी अगर मैं बात करूं तो अभी चल रहा है 2023, तो अगर कैलेंडर ईयर वाला क्वेश्चन होगा तो 2023 दिया रहेगा। क्यों? क्योंकि यहीं पर ही जनवरी होगा और यहीं से दिसंबर होगा, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। लेकिन वही बात करें अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ये होगा 2023 से लेकर 2024, ठीक है, 2023 से 24। तो 1 अप्रैल 2023 से चालू होगा और 31 मार्च 2024 को ये खत्म होगा। वैसे ही आप लोगों का जो सेशन है अभी जो बेटा पढ़ रहे हो ना आप लोग क्लास 11, वो आपका कौन सा सेशन है, तो 23-24 सेशन है। क्यों? क्योंकि अभी तो चल रहा है मई का महीना, है कि नहीं। आपका 16 जून से स्कूल चालू हो जाएगा, और 16 जून कौन सा, तो 16 जून 2023 वाला। और एग्जाम कब होगा, अगले साल होगा 2024 में। तो आपका ये जो है ना एकेडमिक सेशन है 2023-24, है ना। और ये अगर हम तो अकाउंटिंग पीरियड की बात करें तो अकाउंटिंग पीरियड में ये क्या है, फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। तो समझ पा रहे होगे आप लोग कि क्या होता है ये। तो अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का होता है, 2 होता है, एक तो जनवरी से दिसंबर वाले को कैलेंडर ईयर बोलेंगे, और 1 अप्रैल से 31 मार्च वाले को फाइनेंशियल ईयर बोलेंगे। और कैसे पता चलेगा, तो ये 2023 दिया हुआ है या 2022 दिया हुआ है, ऐसा सिर्फ 1 साल दिया हुआ है, तो क्या होगा, ये कैलेंडर ईयर होगा। और इस तरीके से दिया है 23-24, 24-25, 22-23, तो ये क्या है, फाइनेंशियल ईयर वाला क्वेश्चन है, ठीक। अब मैं आपको बता रहा था ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो यार
बात को समझो। यहाँ पर जैसे कि अगर कैलेंडर ईयर से कोई बना रहा है अपना अकाउंटिंग तो समझना 31 दिसंबर, जैसे कि मैं लेता हूँ 1 जनवरी 2022 और यहाँ पर 31 दिसंबर 2022। ये यहाँ पर 1 जनवरी को ये 5 लाख रुपए का सामान मैं कपड़ा खरीद के लाया था। ठीक, समझना बात को, 5 लाख रुपए का कपड़ा खरीद के लाया था, जिसमें से मैं पूरे साल भर में 4.5 लाख रुपए का कपड़ा बेच दिया। मतलब कि यहाँ पर लास्ट डेट में मेरे पास कितना का कपड़ा बचेगा? 50,000 रुपए का माल बचेगा, 50,000 रुपए का स्टॉक बचेगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। ये क्यों? क्योंकि जो मेरा कैलेंडर ईयर है उसके आखिरी दिन में मेरे पास कितने का सामान बचा हुआ है, कितने का स्टॉक बचा हुआ है? 50,000 रुपए का। अब मैं क्या करूंगा? अब यहाँ पर 31 दिसंबर 2022 हो गया, अब 1 जनवरी 2023 ये नया साल आ गया और मैं अकाउंटिंग फिलहाल अभी 1 जनवरी से 31 दिसंबर कैलेंडर ईयर के हिसाब से मेंटेन कर रहा हूं। तो यहां पर मैं अपना स्टॉक देखूंगा कितना है, तो क्लोजिंग जो होगा वही क्या आ जाएगा? ओपनिंग आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो क्लोजिंग वाला होगा वही ओपनिंग आ जाएगा। अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो हम आगे क्वेश्चंस में इसको डिटेल में और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। तो हमारे 2 स्टॉक होते हैं, एक जो ना स्टार्टिंग में जब जो कैलेंडर ईयर हो या फाइनेंशियल हो उसमें जो हमारा स्टॉक है उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, और एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जो भी हमारा स्टॉक बचता है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो इस वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट हमने एसेट्स के बारे में पढ़ लिया कि एसेट्स क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस को पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ज़्यादा लंबा वीडियो बच्चे नहीं देखते हैं, बोर हो जाते हैं, क्योंकि उनका मन चंचल होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लायबिलिटीज, एक्सपेंस और इनकम को देखेंगे। और जिन्होंने भी अभी तक के हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मैं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको यहाँ पर सामने में लोगो दिख रहा होगा हमारा गुरुकुल एकेडमी ऐप का। अगर किसी को फुल कोर्स अगर परचेज करना है क्लास 11th कॉमर्स का, जिसमें कि अकाउंट्स के जितने भी चैप्टर हैं उसके सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस बीएसटी और इकोनॉमिक्स के थ्योरी मिलेंगे, और लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस और 5 ईयर के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे वो सभी को सॉल्व करवाया जाएगा। तो जिनको भी अगर परचेस करना होगा वो ऐप डाउनलोड करके मुझसे कांटेक्ट करके ये परचेस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए और बहुत अच्छे से पढ़िए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।